दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की उस सियासी महाभारत की कहानी है जहां दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने उखाड़ के फेंक दिया था राजनीति से। दोस्तों, इस कहानी में आज जानिए राजनारायण जी कैसे इंदिरा गांधी के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधे कहानी पे आते हैं। दिसंबर 1970 की बात है। दोस्तों, दिसंबर 1970 की दिल्ली की हड्डियों को गला देने वाली, हड्डियों को भी कपकपा देने वाली रात, और राष्ट्रपति भवन के अंदर एक लावा उबल रहा था जो पूरे देश की राजनीति को झुलसाने के लिए तैयार खड़ा था। दोस्तों, अचानक खबर आती है लोकसभा भंग हो गई, वक्त से पहले चुनाव होंगे। इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया है। दोस्तों, विपक्ष के खेमे में जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। सिगार के धुएं से भरे एक गुप्त कमरे में कुछ नेता जमा हुए थे। एक नेता धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा, मैडम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, यह मैडम शब्द श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था। दूसरे नेता ने कड़कदार आवाज में कहा, अकेले अगर हम लोग चुनाव लड़े तो इंदिरा गांधी हम लोग को गाजर मूली की तरह काट देगी। तीसरा पूछता है, तो फिर रास्ता क्या है? सबकी निगाहें एक दूसरे से मिली और एक ही आवाज में, एक ही सुर में आवाज निकलती है, हम सब मिल के लड़ेंगे। दोस्तों, दरअसल बात यह थी 1969 में कांग्रेस की सीनियर नेताओं का इंदिरा गांधी से नहीं जमा। जब उनकी पटरी नहीं जमी तो उन सभी नेता ने मिलकर कांग्रेस से इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस में दो फाड़ हो गए। पहला इंदिरा गांधी के समर्थन वाला खेमा, वो कहलाया कांग्रेस आर, मतलब कांग्रेस रिवोल्यूशनरी, और दूसरा पार्टी जो कि पुराने सीनियर नेता का पार्टी था, वो कहलाया कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। कांग्रेस ओ को, यानी कि बुजुर्ग पार्टी को, मिला चरखा चलाता हुआ एक महिला का चिन्ह, और इंदिरा गांधी वाले गुट को मिला गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह। लड़ाई अपने गुट को असली कांग्रेस साबित करने की थी। दोनों पार्टी, दोनों खेमा ये कहते थे कि हम ही असली कांग्रेस हैं। दोस्तों, चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ओ, जनसंघ और सोशलिस्ट सब ने एक साथ हाथ मिला लिए। 29 दिसंबर की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। इंदिरा गांधी मंच पे आती है, तभी एक पत्रकार उनसे विस्फोटक सवाल पूछ लेता है कि मैडम पीएम जी, चर्चा है आप रायबरेली छोड़कर गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, हॉल में एक ऐसी खामोशी छाती है कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस। इंदिरा गांधी ने सीधे कहा, नहीं। पत्रकार ने फिर पूछा, मैम क्या कोई खास वजह? इंदिरा गांधी ने सपाट सा लहजे में सपाट सा जवाब देती है, मैं ऐसा नहीं कह रही, बस इतना काफ़ी है, आगे कोई सवाल जवाब नहीं। दोस्तों, 19 जनवरी 1971 विपक्ष का एक और गुप्त में बैठक चल रहा था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सवाल बड़ा था कि रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने बलि का बकरा कौन बनेगा, यानी कि पीएम मैडम के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी इतनी औकात जो इंदिरा गांधी से टक्कर ले। तभी वहाँ पर एक नाम गूंजता है, राजनारायण, राजनारायण। तभी एक नेता मेज थपथपाते हुए कहते हैं बड़े ही जोश में कि यही एक व्यक्ति है, यही एक आदमी है जिसका नाम राजनारायण है, वो सत्ता की नींद उड़ा सकता है, यानी कि पीएम मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी की नींद उड़ा सकता है। दूसरे ने टोकते हुए पूछा, क्या वो तैयार होंगे बलि का बकरा बनने के लिए? तभी एक नेता बोला, यस, वो हार से नहीं डरते, उन्हें तो बस लड़ने का जुनून चाहिए। दोस्तों, मुकाबला तय हो जाता है, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। अब ये चुनाव नहीं, एक महाभारत का महायुद्ध बन चुका था। अगले ही दिन कोयम्बटूर में विशाल मंच पर श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण था और श्रीमती इंदिरा गांधी शेरनी की तरह अपने मंच से गरज रही थी। जब उन्होंने राजनारायण का नाम सुना तो उनके होठ पर एक जहरीली तंजिया मुस्कान तैर गई। इंदिरा गांधी ने माइक संभाला और सीधा वार कांग्रेस ओ, यानी कि विपक्ष वाले नेता पर किया और बोला, इनके पास हमारे खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। तभी दोस्तों भीड़ से आवाज आती है, राजनारायण,
राजनारायण। तभी दोस्तों इंदिरा गांधी बोलती है, राजनारायण मेरे खिलाफ क्या चुनाव लड़ेंगे। अरे उनकी राजनीति तो आलोचना की बैसाखी पर टिकी हुई है। उन्हें तो बस शोर मचाने का शौक है और केवल मेरे प्रिय पिताजी नेहरू जी के खिलाफ बोलते रहने का शौक है। दोस्तों दिन गुजरते हैं, आ जाता है 7 मार्च 1971, जिस दिन वोटिंग हुई थी। दोस्तों वो टाइम ईवीएम का नहीं था, बैलेट पेपर का टाइम था और बैलेट पेपर की गिनती का दौर कई दिनों तक चलता था। राजनारायण का कॉन्फिडेंस ऐसा था दोस्तों, गिनती होने से पहले ही यानी कि 8 मार्च को उन्होंने रायबरेली में विजय जुलूस भी निकाल दिया। राजनारायण जी चिल्ला चिल्ला कर जनता को अभिवादन कर रहे थे, जनता का शुक्रिया कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे ये लोकतंत्र की जीत है। दोस्तों उस वक्त 3 दिन बाद यानी 10 मार्च से गिनती शुरू होने वाली थी और दोस्तों पासा पलट गया था। इंदिरा गांधी की ऐसी आंधी चली थी कि राजनारायण जी की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नतीजा सामने आया और इंदिरा गांधी को 1,83,309 वोट मिले थे और राजनारायण जी को 71,499 वोट, यानी कि 1,10,000 वोट से इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी थी। दोस्तों ये सदमा राजनारायण जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर दिल में वो बुदबुदाते हैं, नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। वो अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या जो जनता जुलूस में मेरे साथ थी वो वोट किसी और को दिया? ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों यहीं से एक प्रोपेगेंडा फैलता है जो आगे चलकर इतिहास बदल देता है। रायबरेली की गलियों में जादुई स्याही की खुशफुसाहट फैल गई थी। सब लोग अंदर ही अंदर जादुई स्याही की बात कर रहे थे। एक समर्थक ने राजनारायण जी से कहा, नेताजी ये जो वोट से इंदिरा गांधी ने जीती है ये वो वोट नहीं है बल्कि केमिकल का खेल है। राजनारायण ने चौंक कर पूछा, बंधु क्या मतलब? दोस्तों वो समर्थक बोलता है कि राजनारायण जी सुना है बैलेट पेपर जो हमें दिया गया था उस बैलेट पेपर पर जादुई स्याही लगी थी। वोटर कहीं भी मुहर लगा दे वो निशान 24 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिक गायब हो जाता है और गिनती से पहले कांग्रेस के निशान वाली मुहर अपने आप उभर कर सामने आ जाती है। दोस्तों ये सुनकर राजनारायण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजनारायण जी बोलते हैं, अगर ये सच है तो मैं इस स्याही को अदालत तक खींच ले जाऊंगा। यानी कि कहना साफ साफ था कि पीएम मैडम को वो अदालत तक खींच लेंगे। दोस्तों यही एक शख्स जिसने ऐतिहासिक अदालती लड़ाई की नींव रखी थी। हार का जख्म अभी ताज़ा था और दिमाग में गायब होने वाली स्याही का भूत सवार हो गया था, यानी कि जादुई केमिकल का भूत। दोस्तों आता है अप्रैल 1971। एक दोपहर को राजनारायण जी इलाहाबाद के वकील रमेश श्रीवास्तव के दफ्तर में दाखिल होते हैं। राजनारायण मेज थपथपाते हुए बोलते हैं, रमेश जी मुझे इंदिरा गांधी को कोर्ट में घसीटना है। रमेश श्रीवास्तव के माथे पर पसीना निकल आता है। वो बोलते हैं हड़बड़ाते हुए, आप होश में तो हैं राजनारायण जी? अरे आपके सामने एक प्रधानमंत्री है, कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है जिसे आप कोर्ट में घसीट लेंगे। राजनारायण ने कहा, कानून की किताब आपने भी पढ़ी और मैंने भी पढ़ी है। कानून की किताब में प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं है, वहाँ सिर्फ मुजरिम होता है। तभी वो वकील बोलते हैं, ठीक है पर ये पहाड़ हिलाने के लिए तुम्हें शांति भूषण चाहिए। रमेश श्रीवास्तव वकील साहब ने उन्हें मशवरा दे दिया था कि शांति भूषण जो वकील साहब हैं वो ये काम कर सकते हैं, बड़े गट्स वाले हैं। राजनारायण बोले कि ठीक है मैं शांति भूषण साहब से भी मिल लूँगा, सुना है वो कांग्रेस ओ के आदमी हैं, यानी कि एंटी पार्टी के आदमी हैं और वो फीस भी नहीं लेंगे। वकील रमेश श्रीवास्तव बोलते हैं, अरे भैया फीस की बात छोड़िए, उनके पास तो वो जिगरा है, शांति भूषण जी के बारे में कहा गया था, उनके पास वो जिगरा है जो हमें चाहिए, वो पीएम मैडम को अदालत में घसीट के ले आएंगे। दोस्तों 22 अप्रैल 1971 को शांति भूषण जी का चैम्बर पर राजनारायण जी जाते हैं। अपनी याचिका का ड्राफ्ट शांति भूषण के मेज पर रख देते हैं। शांति भूषण ने जब पन्ने पलटे तो उनके मुंह से एक हंसी निकल जाती है। अब बोलते हैं, ये क्या मजाक है राजनारायण जी? दोस्तों अब बारी थी चौंकने की राजनारायण जी की। वो पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? शांति भूषण कड़कदार आवाज में बोलते हैं, ये याचिका है या कोई मदारी का खेल है? ये जादुई स्याही, गायब होने वाली स्याही, ये जादुई केमिकल वाली स्याही, ये क्या ड्रामा है? अरे आप अदालत जा रहे हैं, कहीं सर्कस में नहीं जा रहे हैं?
दोस्तों राजनारायण जी झुंझला जाते हैं। अब बोलते हैं जनता में यही चर्चा है। शांति भूषण जी फाइल बंद करते हैं, बड़े इत्मीनान से बोलते हैं कि आप अदालत में जा रहे हैं, कहीं सर्कस में नहीं। अदालत सबूत मांगती है, मैं ये केस तभी लड़ूंगा जब ये जादुई स्याही वाली बकवास को हटाई जाएगी। दोस्तों राजनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शांति भूषण जी जो बड़े वकील थे वो इनकी बात बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोलते हैं मैं भी इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में घसीटना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक अलग पॉइंट दूंगा। मुझे इस केस को सीरियस बनाना है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहिए मुझे। राजनारायण जी बिना इच्छा का सिर हिलाते हैं, बोलते ठीक है आप जो कहें मैं तैयार हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी को कोर्ट में घसीटना है। शांति भूषण जी ने कलम उठाई और 2 नए आरोप उसमें जोड़ दिए। वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल और सरकारी अफसर से मंच बनवाने का आरोप। ये 2 आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर और भी आ गए। अब दोस्तों रमेश श्रीवास्तव वकील भी राजनारायण जी के साथ आए थे। वो भूषण साहब से पूछते हैं कि जीत की उम्मीद कितनी है। भूषण साहब ठंडी सांस लेते हैं, अब बोलते हैं 0। हम एक प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, हमको 0 मान के ही चलना पड़ेगा। हाँ, कहीं चमत्कार हो जाए और कोई ऐसा जज मिल जाए जिसके सीने में फौलाद का दिल हो, जिनका जमीर जिंदा हो, तब इस केस में कुछ हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े जज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने पानी भरते हैं। दोस्तों अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिलते ही राजनारायण और बड़े वकील शांति भूषण आमने सामने खड़े थे। राजनारायण जी की आंखें बिल्कुल लाल थी। शांति भूषण जी पूछते हैं क्यों भाई, रात भर सोए नहीं क्या? राजनारायण ने दर्द भरे लहजे में कहा, नींद को गोली मारी वकील साहब, वो जादुई स्याही वाली बात बिल्कुल सही है और मेरी आत्मा धिक्कार रही है उस बात को हटाकर। आखिरकार उनके दबाव पर जादुई स्याही वाली बात भी उसमें शामिल कर दिया गया केस में। दोस्तों ये देखकर राजनारायण की आंखें में चमक आ जाती है। दोस्तों आखिरकार 258 पन्नों का ऐतिहासिक याचिका ड्राफ्ट तैयार होता है और दोस्तों उसमें 8 बम फिट कर दिए गए थे। अब यहाँ बम का मतलब वो बम नहीं जो ब्लास्ट होते हैं, बम का मतलब ये दोस्तों 8 ऐसे खतरनाक ऐसे धांसू पॉइंट थे जो सरकार चरमरा सकती थी, सरकार की राजनीतिक नींव हिला सकती थी। पहला था यशपाल कपूर, जो कि सरकारी अफसर रहते हुए चुनाव का एजेंट बने थे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा रिश्वत, उस टाइम थे एक स्वामी अद्वैतानंद, उन्हें चुनाव में खड़ा करने के लिए पैसे दिए गए थे। तीसरा वायुसेना का हेलीकॉप्टर का चुनाव प्रचार में उपयोग, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था प्रशासनिक धांधली, डीएम और एसपी दोनों मंच पर लाउडस्पीकर लगाते थे। सोचिए ये रुतबा था कि डीएम और एसपी मंच पर लाउडस्पीकर बांधते थे। पांचवा लालच, मतदाताओं को शराब और कंबल बांटी गई थी मतदान से एक दिन पहले इंदिरा गांधी की तरफ से। और छठा पॉइंट था धार्मिक भावना, यानी कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह लिया था। ये एक धर्म कार्ड खेलना हो गया, क्योंकि उस टाइम लोग गाय को माता मानते थे और गाय बछड़ा का चिन्ह एक धार्मिक चिन्ह बन गया था। सातवां पॉइंट था वाहनों का काफिला, वोटरों को लाने ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी का उपयोग हुआ था। और आठवां पॉइंट था दोस्तों चुनावी खर्च सीमा से बाहर। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने खर्च बांधा था, 35,000 रुपये लिमिट किया था पार्टी के लिए, और शांति भूषण जी ने बोला 35,000 तो कब का क्रॉस हो चुका। दोस्तों बड़े इत्मीनान से राजनारायण जी आठों पॉइंट को पढ़ते हैं और वकील साहब शांति भूषण जी उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि याद रखिएगा राजनारायण जी, अगर इसमें से एक भी पॉइंट साबित हो गया तो प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनका कुर्सी डगमगा जाएगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों राजनारायण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं इतिहास का पन्ना पलटने का वक्त आ गया वकील साहब। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है। गवाही, कानूनी दांवपेच, इस सब में दोस्तों बड़ी लंबा टाइम लगता है, 4 साल की अवधि। और आ जाता है 12 जून 1975 की सुबह प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली का, जो सफदरगंज रोड पे था। दोस्तों प्रधानमंत्री ऑफिस में उनके आवास में इतना सन्नाटा था कि सांस लेने की आवाज़ भी एक दूसरे को सुनाई पड़ रही थी। कमरे में रखे हुए थे पीटीआई और यूनिआई के 2 टेलीप्रिंटर, जो रह रह कर खड़खड़ा उठते थे और कागज उगलने लगते थे। उस टाइम ये फैक्स का ज़माना नहीं था, टेलीप्रिंटर से कोई भी मैसेज आता था।
दोस्तों उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पीए थे एनके शेषन। उनके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। वह एक मशीन से दूसरे मशीन पर बार बार चक्कर काट रहे थे, जैसे कोई पिंजड़े में बंद कर दिया होगा बाघ को। तभी दोस्तों 10:10 होते हैं, तभी एक फ़ोन की घंटी बजती है। शेषन साहब जो उनके पीए थे फ़ोन पर झपट्टा मार कर रिसीवर उठाते हैं और बोलते हैं, हाँ हेलो, क्या खबर है। तभी वहाँ से मैसेज आता है कि जज साहब अभी घर से नहीं निकले हैं। दोस्तों ये सुनते ही शेषन को लगता था कि वो बेहोश हो जाएंगे। मन ही भर बुदबुदाते हैं कि बड़ा अजीब आदमी है सिन्हा, क्योंकि सिन्हा साहब जज नियुक्त हुए थे, पत्थर का बना हुआ है, उनका जिगरा भी पत्थर का फौलाद का है। दोस्तों थोड़ा सा कहानी पहले समझ लीजिए। इस केस को लड़ने के लिए जज का डिटेलमेंट हुआ था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। इलाहाबाद के एक कमरे में उनके पास इलाहाबाद के ही एक रसूखदार सांसद जिनका काफ़ी नाम था, वो एक सूटकेस लेके जाते हैं और जज साहब सामने खोल देते हैं और बोलते हैं, जज साहब इसमें 5 लाख की छोटी सी भेंट है जिसे पीएम मैडम ने आपके लिए भेजा है। बस आपसे उम्मीद यही है, थोड़ा फैसला को नर्म रखिएगा। अब सोचिए दोस्तों, उस वक्त भी ये सब होता था, रिश्वत कांड। इंदिरा गांधी ने 5 लाख की रिश्वत दी थी जज को ताकि फैसला नर्म रखे। और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस आपको ही बनाया जाएगा, ये भी आपके लिए ऑफर है। दोस्तों जस्टिस सिन्हा साहब, जगमोहन सिन्हा साहब उस सांसद की तरफ घूर कर देखते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों सन्नाटा ऐसा कि सांसद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सांसद जी के साथ एक नेता और आए थे, वो फिर से बोलते हैं कि सिन्हा साहब क्यों जिद कर रहे हैं बच्चों वाली, इस बार आप थोड़ा फैसला नरम रखिए, सुप्रीम कोर्ट का कुर्सी आपका। दोस्तों सिन्हा साहब जो जज साहब थे अपना चश्मा उतारते हैं और नफरत भरी निगाहों से दोनों को देखते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दोस्तों इसके पहले भी कई बार जज सिन्हा साहब को अपने पाले में करने की कोशिश की गई थी। गृह मंत्रालय का भी दबाव आया था, उनके सचिव प्रेम प्रकाश नैयर का भी दबाव आया था, लेकिन सिन्हा साहब टस से मस नहीं हुए थे, क्योंकि तभी के लोग बड़े ईमानदार हुआ करते थे, बड़े जिगरा वाले हुआ करते थे, फौलादी दिल वाले हुआ करते थे। तभी एक बार नैयर साहब उनके पास जाते हैं और जज साहब को बोलते हैं, जज साहब पीएम इंदिरा गांधी का विदेश दौरा है, कुछ मुल्क का, कुछ देश का इज्जत का सवाल है, अगर आप गलत फैसला सुनाते हैं हमारे देश की मिट्टी मटिया मेट हो जाएगी। दोस्तों ये सुनते ही जस्टिस सिन्हा की आंखों में अंगारे तक उठते हैं। बिना एक पल गंवाए सीधा फ़ोन उठाते हैं और अपने रजिस्ट्रार को बोलते हैं कि रजिस्ट्रार साहब फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा, आज की आज। आज दोस्तों इधर पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो उस जस्टिस के पीछे, उनके जो टाइपराइटर थे उसके पीछे लग गए थे कि कहीं से भी एक लाइन फैसले का लीक हो जाए कि क्या फैसला होने वाला है, ताकि देश में हंगामा फैला दिया जाए। लेकिन क्या मजाल, जस्टिस साहब के फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर कोई भी नहीं बिका। उसके स्टेनोग्राफर थे नेगी राम निगम, काफ़ी ईमानदार आदमी। उनको बहुत लालच दिया गया, डराया गया, दिखाया गया, धमकाया गया, लेकिन उनका भी जिगरा फौलाद की तरह था, बिल्कुल जस्टिस सिन्हा की तरह। और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसलिए उनको पसंद भी करते थे। दोस्तों 11 जून की रात आती है, फैसला टाइप हो चुका था और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने स्टेनो के आंखों में देखा और एक इशारा किया। अगली सुबह जब खुफिया विभाग के लोग स्टेनोग्राफर के घर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो टाइप करने के बाद अपना घर ही छोड़ के भाग गए थे। यानी जस्टिस सिन्हा का आंखों का इशारा वो समझ चुके थे। वो जानते थे खुफिया विभाग के लोग, पुलिस वाले और ये सरकार के आदमी, कई न कई आदमी आएगा उसे ये पूछने के लिए कि आपने क्या टाइप किया है, इसलिए उससे पहले वो घर छोड़ के भाग गए थे, या यूँ बोलिए घर में ताला लगा के गुम हो चुके थे। और जो उन्होंने टाइप किया था जस्टिस जगमोहन सिन्हा के जेब में आ चुका था। यानी एक तरह से ये बोलिए परिंदा पिंजरा तोड़ के उड़ चुका था। अब जो भी होना है सीधा अदालत का कमरा नंबर 24 में होना था। और दोस्तों यही वो वक्त था 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे पीएम हाउस के पर्सनल कमरे में आग लगी हुई थी। सबके माथे से पसीना निकल रहा था। अब दोस्तों आइए इलाहाबाद कोर्ट का कमरा नंबर 24 दिखाते हैं। भीड़ ऐसी थी दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट में कि तिल रखने की जगह नहीं थी। आदमी दीवालों तक पे चढ़े हुए थे और अगल बगल जो छत था वहाँ भी लोग खचाखच भरे हुए थे। और शांति ऐसी थी जैसे सारे लोग भारत के गूंगे और बहरे हो गए हैं। बिल्कुल कोई सांस भी ले तो ऐसा लगता था कि मिसाइल चल गया हो। सब आखिरकार सुनना चाहते थे
कि आखिर फैसला पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या आता है। दोस्तों उसी वक्त 55 साल के दुबले पतले फौलादी जिगर वाले जस्टिस सिन्हा साहब यानी कि जगमोहन सिन्हा साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। पेशकार बाबू गला खंगार के साफ करके गरज के बोलते हैं, खामोश, अब फैसला सुनाया जाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, सब शांति से सुने। और जस्टिस जगमोहन सिन्हा 258 पन्नों की फाइल खोलते हैं। उनकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे कोई मशीन बोल रहा हो। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने फैसला पढ़ना शुरू किया और फैसला ये था, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये साबित होता है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था। जस्टिस सिन्हा की ये शब्द सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा एक सेकंड के लिए पहर गया था। और जो सन्नाटा था फिर एकाएक शोर उबड़ पड़ा। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनाव में 2 भ्रष्ट आचरणों को दोषी माना था। नंबर 1, प्रधानमंत्री सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का चुनाव में एजेंट बनना, और दूसरा कि एयरफोर्स के हवाई जहाज का उपयोग करना। दोस्तों इधर इंदिरा आवास में हंगामा मच चुका था। इन्यूआई जो टेलीप्रिंटर मशीन था उसकी घंटी बजती है और जो उनके पीए थे सेशन साहब झपट के कागज उठाते हैं। उसमें मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में, आजकल बोलते हैं ना बोल्ड अक्षरों में, इंदिरा गांधी अनसीटेड, यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके पद से हटा दिया गया है। दोस्तों जो उसके पीए थे सेशन बदहवास होकर गलियारों में भागे। सामने पायलट की सफ़ेद वर्दी में राजीव गांधी जी आ रहे थे। सेशन ने कांपते हाथों से कागज उनकी तरफ बढ़ाया। राजीव गांधी जी उस टाइम जिंदा थे। उन्होंने कागज को पढ़ा और तेज़ी से अपनी माँ इंदिरा गांधी के कमरे की ओर मुड़े और अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। राजीव गांधी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। मिसेज इंदिरा गांधी ने सिर उठाया और इंदिरा गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यही फैसला आना है। बस उन्होंने इतना ही कहा तो आखिर सिन्हा ने एक कर ही दिखाया। दोस्तों तभी इन्यूआई टेलीप्रिंटर पर अगला मैसेज आता है, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है। इलाहाबाद का फैसला आने के बाद दिल्ली की सियासत में जलजला आ गया। दोस्तों राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त श्रीनगर में थे, फौरन दिल्ली लौटना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें रोक दिया। अब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद फ़ोन पर बार बार बोलते थे कि मैडम मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत आता हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें डपट देती थी, नहीं अभी आपका आना ठीक नहीं है, आप अपना दौरा पूरा करके आइए। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट को गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है और फारूक अहमद राष्ट्रपति हैं और एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को डपट रहा है, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है। अब समझिए क्या है गोरख धंधा। दोस्तों अगले 3 दिन तक राष्ट्रपति हर दिन फ़ोन करते रहे कि मैडम मैं लौट के आऊँ, लेकिन इंदिरा गांधी ने हर बार मना किया, नहीं अभी नहीं आना है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी अगर राष्ट्रपति अचानक दिल्ली लौटे तो चारों तरफ शोर मच जाएगा। मैडम का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति जल्दीबाजी में आए हैं। और दोस्तों इधर विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो अपने आप को ओरिजिनल कांग्रेस बोलती थी, बुजुर्ग कांग्रेस की वाले पार्टी, राष्ट्रपति भवन के सामने घेरा डाल दिया। बस एक ही रेट थी, एक ही मांग थी, एक ही डिमांड थी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, यानी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। दोस्तों 16 जून को राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचते हैं, इंदिरा गांधी उनसे मिलने पहुंचती है। ये मुलाकात 15 मिनट चलता है और इंदिरा गांधी ने 2 टूक कहा, मैं इलाहाबाद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हूँ, याचिका तैयार है। राष्ट्रपति अहमद बस इतना ही कहते हैं, ठीक है आप जैसा उचित समझे मैडम ऐसा करें, मैं आपके साथ हूँ। उसी शाम विपक्षी नेताओं का एक बड़ा दल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। उसकी आवाज़ में तल्खी थी। विपक्ष के नेता बोल रहे थे, राष्ट्रपति जी आपको फौरन प्रधानमंत्री जी को कुर्सी छोड़ने का आदेश देना चाहिए। दोस्तों ये सुनकर अहमद बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। अब बड़ा इस तरीके से जवाब देते हैं, हमें कांग्रेस संसदीय दल की बैठक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों इस पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस वाले बिफर जाते हैं, बोले कौन सा बैठक, यानी कि आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। दोस्तों राष्ट्रपति अहमद को अपना गलती का एहसास होता है, वो घबरा जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि मैं सिर्फ इंदिरा गांधी का रबर स्टैंप हूँ, और सब नेता के सामने ये उजागर हो भी जाता है कि राष्ट्रपति अहमद एक रबर स्टंप हैं, इंदिरा गांधी का हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, उनकी जी हजूरी करने वाले हैं। फिर दोस्तों राष्ट्रपति बोलते हैं कि मेरा मतलब कहने का ये था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसले का
इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए। तभी दोस्तों इंदिरा गांधी काफ़ी हड़बड़ाई हुई थी, बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। तभी उनके दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी वहाँ आते हैं और अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल कर बोलते हैं, माँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस्तीफा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। संजय गांधी ने तीखे और तेवर में बोला, इस्तीफा कमज़ोर लोग देते हैं, हम दुनिया को दिखा देंगे असली नेता हम हैं, असली कांग्रेसी हम हैं। दोस्तों अगले ही पल दिल्ली की सड़कों पर सरकारी मशीनरी का तांडव शुरू हो जाता है। डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन की जो बस और ट्रक का काफिला गांव की ओर दौड़ पड़ा। लोगों को भर भर के लाया जाने लगा ताकि दुनिया देखे भीड़ किसके साथ है। दोस्तों 20 जून 1975 की दोपहर दिल्ली का बोट क्लब तपती धूप में एक विशाल रैली बुलाई गई थी। मंच पर इंदिरा गांधी के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा था। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। पहली बार इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार का जिक्र किया था। भीड़ ने नारे लगाए पर इंदिरा गांधी का चेहरा काफ़ी गंभीर था। वो बोली, बड़ी ताकतें न केवल मुझे सत्ता से बेदखल करना चाहती है बल्कि मेरा जीवन भी समाप्त कर देना चाहती है। और दोस्तों रैली कामयाब रही। कैसे कामयाब रही आप समझिए। गांव के लोग जिसे कुछ भी नहीं मालूम था, संजय गांधी और राजीव गांधी ने ट्रक भर भर के पैसा दे देकर गांव के लोगों को दिल्ली में बुलाया। आधा दिल्ली भर गया गांव के लोगों से। उन्हें कुछ मालूम नहीं, बस रैली में खड़ा कर दिया गया। उसी टाइम इंद्र कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वो तुरंत प्रधानमंत्री हाउस पहुंचते हैं। उनका सामना संजय गांधी से होता है और संजय के चेहरे गुस्से से तमतमाया हुआ था। संजय झल्लाते हुए बोलते हैं, देखिए गुजराल साहब, ऐसा अब नहीं चलेगा। माँ की स्पीच रेडियो पे क्यों नहीं आई? यानी वो चाहते थे, जो इंदिरा गांधी ने इमोशनली बोला था कि कुछ ताकतें हमारा करियर समाप्त करना चाहती है, ये रेडियो पर आना चाहिए और रेडियो पर लोग जाने, मतलब पूरा मैटर नहीं जाने, सिर्फ ये जाने इंदिरा गांधी को लोग हटा रहा है, ये जाने। देखिए कहाँ की राजनीति कहाँ कहाँ चल रही है। तभी गुजराल साहब शांति से जवाब देते हैं, देखिए संजय बाबू, जब तक मैं प्रसारण मंत्री हूँ ऐसे नियम नहीं चलेंगे। संजय चिल्लाने लगे, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? गुजराल ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए संजय बाबू। मैं उम्र में, ओहदे में, हर चीज़ में आपसे बड़ा हूँ। आपको ये तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मैं आपकी माँ का मंत्री हूँ, आपका नहीं। आप बच्चे हैं मेरे सामने। गुजराल राजीव गांधी को डांटते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों कुछ ही दिन बाद गुजराल से वो मंत्रालय छीन लिया जाता है, प्रसारण मंत्रालय। सोचिए, कांग्रेस में दोस्तों शुरू से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही करप्शन रहा है। ये उसी की पार्टी है जो इसके चमचागिरी करेंगे, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। ये कहानी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि समझिए, कांग्रेस की शुरुआत से मैं कहानी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। दोस्तों वक्त आ जाता है 13 जून 1975 का। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने दाखिला कर दिया था उसके खिलाफ, अपने जो केस जो उन्हें जो हटा दिया गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा वर्सेस राजनारायण केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए सुनवाई शुरू हो गई थी। और जस्टिस थे कृष्ण अय्यर, इंदिरा गांधी की तरफ से मशहूर वकील, जाना माना वकील नानी पालखीवाला पेश हुए थे। दोस्तों नानी पालखीवाला उस टाइम के माना हुए वकील थे, उनका नाम सुन के लोग घबरा जाते थे। राजनारायण की तरफ से थे शांति भूषण, जो कि कांग्रेस ओ टीम के थे। पालखीवाला ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन जस्टिस अय्यर ने दोनों पक्ष को सुना। उनका फैसला भी किसी सस्पेंस के फिल्म के ट्विस्ट जैसा था। 24 जून को फैसला आता है। जस्टिस अय्यर ने कहा, मिसेस गांधी पर कोई गंभीर चुनावी अपराध साबित नहीं हुआ, फिर भी जब तक अपील का फैसला नहीं आता वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकेंगी। संजय गांधी की टीम फौरन रेडियो और टीवी पर यह प्रोपगंडा शुरू कर देती है। देखिए दोस्तों, प्रोपगंडा उस टाइम भी था, हर तरफ बस एक ही शोर मचा। अदालत ने कह दिया इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रहेगी। देखिए अदालत ने क्या कहा था कि अभी सीट पर बनी रहेगी, लेकिन वो वोट देने का अधिकारी नहीं है, यानी कि उसे 6 महीने के लिए निष्कासित किया गया था। लेकिन प्रोपगंडा क्या चलाया, अदालत ने कह दिया इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रहेगी। देखिए ये थी कांग्रेस। सच्चाई को सरकारी प्रचार के परतों नीचे दबा दिया गया। लेकिन जेपी की रैली में उमड़ी भीड़ ने बता दिया तूफान अब सिंहासन के बेहद करीब है। दोस्तों उसी टाइम जेपी साहब के आंदोलन शुरू हुआ। 25 जून 1975 दिल्ली का रामलीला मैदान। अब लोक जयप्रकाश नारायण की रैली में जनसैलाब
उमड़ पड़ा दोस्तों। और दोस्तों उस विशाल रैली के मंच पर राजनारायण ने माइक संभाली। अब बोलना शुरू करते हैं और जैसे ही बोलना शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक वर्ड बिजली की तरह गिरती है और सब सच्चाई वो बताते हैं कि अदालत ने मैडम को अयोग्य करार दे दिया है, फिर भी वो कुर्सी से चिपक के बैठी हुई है। कल 26 जून को हम उनके आवास पर घेराव करेंगे। याद रहे, याचना नहीं, अब रन होगा, जय या पराजय होगा। दोस्तों सभा खत्म होती है। अब सच्चाई सब लोग जान चुके थे कि मैडम को कोर्ट ने हटा दिया है। प्रोपगेंडा राजीव गांधी का, संजय गांधी का फैल हो चुका था। सभा समाप्त हो चुकी थी। राजनारायण दिल्ली में अपने भगवान दास रोड वाले मकान पर लौट आते हैं। उन्हें लग रहा था कल वो इतिहास रचेंगे, पर वो नहीं जानते थे कि मैडम ने इतिहास को ही लॉक करने की तैयारी कर ली है। यानी कि कांग्रेस वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। रात के सन्नाटे में राष्ट्रपति भवन की लाइटें जली और एक कागज पर दस्तखत होते ही पूरे देश की किस्मत पर कालिक पुत जाती है दोस्तों। कालिक देश की किस्मत पर। देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी दोस्तों। 26 जून की भोर में यहाँ राजनारायण जी तैयारी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी का घेराव करेंगे, उससे इस्तीफा लेंगे, लेकिन यहाँ इमरजेंसी लागू हो चुका था और दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अफसर ने कड़कर कहा, राजनारायण जी, दिल्ली पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है। राजनारायण ठंडी हंसी हंसते हैं और बोलते, चलिए, मुझे पता है मैडम हार चुकी है और हार के डर से अपने आप को बचाने के लिए उसने इमरजेंसी लगाया है। दोस्तों अगले कुछ ही घंटों में विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, यानी धुरंधर नेता थे, यानी कि कांग्रेस ओ वाले, सबको अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया। वो भी एक जेल में नहीं, राजनारायण को हिसार जेल में और ऐसे ही कई जेल में रखा गया। बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, इन्हें मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। अब 10 अगस्त को संसद संविधान में 39वां संशोधन किया गया। अनुच्छेद 71 को हटाया गया और अनुच्छेद 329A को जोड़ा गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए, कहीं ये लोग तो जान रहे थे कि हम खानदानी प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद संजय गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद जो उसका बेटा होगा वो प्रधानमंत्री। मतलब ये राजशाही प्रधानमंत्री हैं। एक बच्चा पैदा ले लिया घर में तो भैया दौड़े चले आएंगे लोग, बोलेंगे प्रधानमंत्री ने पैदा लिया, बच्चा पैदा नहीं लिया है, प्रधानमंत्री ने पैदा लिया है। बजाओ रे झुंझुना, झुंझुना बजाओ, पलंग पालकी हिलाओ, प्रधानमंत्री आए। ये तो यही सोच रहे थे और उन्होंने अनुच्छेद में तब्दीली कर दिया कि प्रधानमंत्री किसी भी रैली का, किसी भी कोई चीज़ का चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। दोस्तों नतीजा क्या निकला? अब सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस की सुनवाई नहीं कर सकता। रातों रात कानून चेंज। अब जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था दोस्तों, वो भी हो गया बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, यानी कि जीरो। फिर भी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का दौर करीब करीब 19 महीने रहा दोस्तों। जब इंदिरा गांधी को विश्वास हो गया कि चुनाव होंगे तो अब वही जीतेगी, तब 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग करके आम चुनाव कराने का ऐलान हुआ। इमरजेंसी इसके भी 2 महीने बाद यानी कि 21 मार्च को ख़त्म हुई। जेल में बंद विपक्षी नेताओं की रिहाई शुरू हुई। राजनारायण के साथ उनके करीबी राजकुमार जैन भी हिसार जेल में बंद थे। राजकुमार की रिहाई का आदेश आ चुका था, लेकिन राजनारायण का नहीं। राजनारायण ने 3 खुफिया चिट्ठियाँ लिखी, राजकुमार को बुलाकर चिट्ठियाँ उनकी मुट्ठी में दबा दी। फिर फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार जी, ये विपक्ष का भविष्य है, इन्हें चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई तक पहुंचा देना। कहना राजनारायण ने संदेश भेजा है। अब दोस्तों बात को समझिए, उस जेल से राजनारायण चिट्ठी भी नहीं लिख सकते थे और लिखते भी तो पहुंचता नहीं, उन्हें फाड़ के फेंक दिया जाता या इंदिरा गांधी के पहले पैरों पर रखा जाता कि मैडम जी पढ़िए, आपके हित में है लेटर तो आगे जाएगा। सोचिए, इतना साल इंतजार करना पड़ा और राजनारायण जी चिट्ठी भेजने के लिए चुपके से चोरों की तरह अपने साथ राजकुमार जी के हाथों में दबा देते हैं। दोस्तों बड़े उत्सुक होकर राजकुमार जी पूछते हैं, इसमें क्या है? तब राजनारायण जी बोलते हैं, इसमें लिखा है, भले मैं जेल में सड़ रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों को मैदान नहीं छोड़ना है। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना ही होगा, वरना ये देश हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। राजकुमार जैन रिहा हुए। उन्होंने एक एक करके तीनों नेताओं के दरवाजे खटखटाए। तीनों नेता मतलब चंद्रशेखर जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और मोरारजी देसाई तक लेटर को पहुंचा दिया गया। लेकिन दोस्तों जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। वाजपेयी जी चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा दिए। इंदिरा के खिलाफ लड़ना सीधे हार के कुएं में
कूदने जैसा था। मोरारजी ने भी पल्ला झाड़ लिया और जैसे ही राजनारायण जेल से बाहर आए उन्होंने प्रेस के सामने गर्जना की, अगर कोई नहीं लड़ेगा तो राजनारायण अकेला ही लड़ेगा। यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पल्ला झाड़ लिया और मोरारजी देसाई भी पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों, ये ऐलान नहीं, इंदिरा की राजनीतिक हार की शुरुआत थी। 1971 क्या, उस हार का बदला अब रायबरेली की धूल में लिया जाने वाला था। चुनाव की तारीखें नज़दीक थी। दिल्ली के एक कमरे में राजनारायण के खितोशी उनसे कह रहे थे कि राजनारायण भाई, जिद छोड़ो, 2 सीटों से पर्चा भरो। प्रतापगढ़ की सीट बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी पार्टी का वहाँ कब्जा है, तुम वहाँ से आसानी से जीत जाओगे। लेकिन राजनारायण जी मर्द थे, उन्होंने अपनी भौंह सिकोड़ी और बोले 2 सीट क्या, अगर मुझ में अभी अपनी ताकत का शक है क्या। हितोशी ने समझाया, अरे भाई, इंदिरा पीएम है, प्रधानमंत्री है, दाव उल्टा पड़ गया तो जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तुम्हारा मंत्री बनना तय है। मंत्री बनने के लिए जीतना जरूरी होता है, प्रतापगढ़ से भी पर्चा भर दो भैया। दोस्तों, राजनारायण जी इतना जिद्दी थे, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए। गरज के बोले, क्या मैं पद का लोभी दिखता हूँ? क्या मैं कुर्सी के लिए राजनीति में आया हूँ? नहीं, मैं इस देश के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं इस देश की राजनीति को सुधार दूंगा। दोस्तों, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था। रायबरेली की धूल राजनारायण के लिए पराई नहीं थी। दोस्तों, एक जनसभा में राजनारायण बोलने पहुंचे और हाथ में एक साधारण सी थैली थी। भीड़ शांत हुआ तो उन्होंने थैली को ऊपर उठाया, कुछ चबा रहे थे। राजनारायण ने माइक पर तंजिया लहजे में कहा, देखो भाइयों, हम तो गुड़ चना खाकर गुजारा करते हैं, ये रहा हमारा प्रमाण, हम जनता के आदमी हैं। दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री इंदिरा जी, VIP, VVIP, हमसे अच्छे तो उनके कुत्ते हैं जो ऐशोआराम में रहते हैं। अब वक्त आ गया है शाही ठाठ को मिट्टी में मिला देने का। अब जनता की बारी है, जनता सरकार चुनेगी और जनता ही सरकार बनाएगी और जनता ही सरकार बनेगी। प्रजातंत्र। पूरा मैदान राजनारायण जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सत्ता की चूल्हे हिलने लगी और इंदिरा गांधी को पसीना आने लगा। वोटिंग के बाद गिनती शुरू हुई। दोस्तों, रेडियो पर खबर आई, एक सफदरगंज रोड पर मातम छा गया। राजनारायण को 52% यानी कि 1,77,719 वोट मिले थे, जबकि सत्ता में काबिज सत्ता की स्वामिनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मात्र 1,22,517 वोट मिले थे। और दोस्तों, आखिर इंदिरा गांधी हार गई और राजनारायण ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका। और दोस्तों, वही कंडीशन था कि ये कांग्रेस अपने सत्ता के लिए शुरू से इतिहास गवाह है, छल बल कल करते आई है और करते रहेगी। लेकिन इस छल का जवाब देने वाला भी आ गया है, आप लोगों को पता ही है। दोस्तों, मुझे एक प्रसंग याद आता है महाभारत का। कर्ण कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि माधव, आप तो भगवान हैं, आप क्यों छल करते हैं? तो कृष्ण भगवान ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था कि अभी जमाना छल का ही है। रामायण काल में दुश्मन भी थे, राक्षस भी थे ना, शिव भक्त होते थे, छल ही नहीं थे, सच्चे थे। रावण ने सीता माँ का अपहरण किया, लेकिन इच्छा के विरुद्ध उन्होंने छुआ तक नहीं। लेकिन इस महाभारत काल में सब छली हैं, इनको छल से ही मारा जा सकेगा, क्योंकि पांडव बिल्कुल सीधे साधे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कांग्रेस ने शुरू से छल किया। आप इतिहास उल्टाइए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप जनरल नॉलेज की किताब ले लीजिए और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक का प्रधानमंत्री की लिस्ट देखिए, मोदी जी को हटा के कोई भी बिना कांग्रेस का आदमी 14 महीना, 15 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना ऐसे ही रहा है। क्यों? जैसे ही कोई नया प्रधानमंत्री बनता था, कांग्रेस देश में हाहाकार मचा देती थी, चाहे वो पैसे के बल पे हो, ताकत के बल पे हो, लाठी के बल पे हो। पब्लिक को लगने लगता था कि कांग्रेस ही देश चला सकती है। इस छल को वाजपेयी जी भी नहीं पकड़ पाए थे। कई प्रोपेगेंडा था कांग्रेस के पास, कोई अवार्ड वापस करने लगता था, कोई मेडल वापस करने लगता था, चारों तरफ हाहाकार मच जाता था, देश में तबाही हो जाती थी। लोग सोचते थे कि सिर्फ कांग्रेस ही देश को संभाल सकती है और कांग्रेस आते ही शांति हो जाती थी। क्यों? को करवाते यही रहे हैं। लेकिन इस छल को पकड़ लिया कौन? पीएम मोदी जी ने। और छल का जवाब छल से देते गए। देखिए दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका, क्योंकि छल का जवाब छल से दिए। ये जानते हैं कांग्रेस क्या कर सकता है। दोस्तों, मैं किसी पार्टी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं जो सच्चाई सामने आया और आप लोग भी जानते हैं, उस सच्चाई को मैं सामने लाया। वीडियो बहुत लंबी बन गई दोस्तों, आप लोगों के धैर्य को मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, ये पूरा वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं। अब हमें आगे दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।